कहीं बहुत दूर से एक छोटा सा पत्थर रवा होता है। बिना किसी मंजिल के, बिना किसी रोशनी के। मगर जैसे ही ये ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है, इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है और बढ़ती चली जाती है। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि वो खुद अपनी आग में जलने लगा है, जैसे आसमान का एक टुकड़ा जो बस अब गिरने वाला है। मगर वो जैसे ही ज़मीन के करीब पहुंचा, जैसे कोई अनोखी ताकत इसको रोक रही हो। अगर ये ज़मीन से टकरा जाता तो शायद वही होता जो अरबों खरबों साल पहले हो चुका था। के गुजरने का शानदार नजारा देखा गया। शहाब साकिब को कराची, शारा फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस, कारसाज, आयशा मंजिल, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में देखा गया। अभी पिछले दिनों कराची में एक ऐसा ही वाकया देखा गया। उसकी हकीकत क्या थी? ये असल में था क्या? क्या ये वही आग के गोले हैं जिनका कुरान में जिक्र हुआ है? और ये जमीन की तरफ आके पलट क्यों जाते हैं? और इनमें ऐसा कौन सा राज छुपा है जो साइंटिस्ट अभी तक दरियाफ्त कर रहे हैं? आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में यही जानते हैं। मेरा नाम फैजान है और अब तक इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों, सहराओं, दरियाओं में सफ़र करते देखा होगा। लेकिन इस दफ़ा सफ़र ज़रा अलग है। इस रमज़ान मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे सफ़र की कहानियाँ जो सिर्फ मकामात नहीं, सोच बदलने का ज़रिया भी है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक रूहानी मुसाफिर का सफ़र है। तैयार है? आइए मेरे साथ। बचपन से आप भी मेरी तरह ये सुनते आ रहे होंगे कि वो देखो तारा टूट के गिर रहा है, दुआ मांगो कबूल होगी। और ये भी सुनने को मिला होगा कि अल्लाह पाक जिन्नात को आग के गोले मारते हैं। इन दोनों बातों में हम खुद को बहुत सेफ फील करते हैं और हमें पूरा यकीन होता है कि ये हमारे पास तो नहीं आने वाले, क्योंकि जब से आपने और मैंने होश संभाला है अब तक दुनिया में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। जबकि मैं आपको बताऊँगा कि असल में हुआ है, और कुछ रिसेंट डेज में भी हुआ है और कुछ अरबों खरबों साल पहले भी हुआ था। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ही जानते हैं कि असल में ये थी क्या चीज़, इसको क्या कहते हैं। कहानी शुरू होती है एस्टेरॉयड बेल्ट से, जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों करोड़ों पत्थर हवा में लटक रहे हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं है। साइंस के मुताबिक ये वो टुकड़े हैं जो कि अपनी प्लेनेट की शक्ल नहीं ला सके। मगर कभी कभी इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर किसी ऐसी ताकत का शिकार हो जाता है कि वो अपनी जगह से हिल जाता है। शायद किसी प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से, या शायद किसी दूसरे पत्थर से टकराने की वजह से। वो अपने उस लूप में से निकल जाता है और तेजी से अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो ये जब अपना रास्ता बदल के निकलते हैं तो उनके रास्ते में अर्थ भी पड़ती है।
और साइंस ही के मुताबिक लगभग 25 मिलियन मेटेरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास से गुजरते हैं, लेकिन अर्थ में इंटर नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाते, वो भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर 25 मिलियन रोज़ाना मेटेरॉइड्स पास करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो इस यूनिवर्स में, इस खला में और कितने अरबों खरबों मेटेरॉइड्स होंगे जो कि शायद हम कभी काउंट भी ना कर सकें। अगर आपने बहुत ज़्यादा साइंस और सोलर सिस्टम के इस निज़ाम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो शायद आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के दरमियान बेल्ट बना के फिरते हैं, वो भी जलते होंगे, उनके अंदर भी इस तरह की रोशनी नज़र आती होगी जैसे हमें कराची में नज़र आई, या इससे पहले भी बहुत बार नज़र आती है। तो इसका जवाब है नहीं। असल में ये मेटेरॉइड्स तब तक नहीं जलते जब तक कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर ना हो जाए। आपने एक बात नोट की होगी कि मैं एक तरफ एस्ट्रॉइड्स का नाम ले रहा हूँ और एक तरफ मेटेरॉइड्स का। इस कंफ्यूजन को मैं आपकी थोड़ी देर बाद मिटाऊंगा, लेकिन अब पहला सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ये जलने लग जाते हैं। तो इसका जवाब है हवा। जी हाँ, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही मेटेरॉइड्स जो सबसे पहली चीज़ महसूस करते हैं फ्रिक्शन, जो कि उनको एटमॉस्फेयर की हवा या और एनर्जी से मिलती है। और उसी हवा से फ्रिक्शन होने के बाद आप आगे समझ सकते हैं कि जब फ्रिक्शन होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी एक फायर बॉल के चक्कर में लग जाती है। अब सवाल ये है कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में इंटर होने के बावजूद ये ज़मीन से टकराते क्यों नहीं है? इसका भी जवाब ढूंढते हैं। लेकिन अब पहले मैं आपकी एक और कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स ये क्या चीज़ें हैं, कि ये अगर एक ही चीज़ें हैं तो इनके नाम मुख्तलिफ क्यों हैं? लेट मी एक्सप्लेन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्स और जुपिटर के दरमियान एक एस्ट्रॉइड्स बेल्ट मानी जाती है, और उसमें बहुत बड़ी 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 चट्टानें हैं, और उन चट्टानों को ही एक्चुअली में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। यूँ समझ लो कि जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़, उसका हमने नाम एस्ट्रॉइड रख लिया, और जब किसी एनर्जी की वजह से या किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो टकराता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़ा जो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है, साइंसदानों ने उसका नाम मेटेरॉइड्स रखा है, क्योंकि वो अपने एस्ट्रॉइड्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी कि एक छोटा सा पत्थर। और यही पत्थर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो फ्रिक्शन की वजह से एक आग के गोले में बन जाता है, जिसे देख के मंजर तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अगर ये एक छोटा सा पत्थर भी जमीन से टकरा जाएगा तो दुनिया तबाह हो सकती है। साइंटिस्ट के नजदीक दुनिया से टकराने वाला सबसे बड़ा मेटेरॉइड 65 मिलियन ईयर्स पहले आया था, मतलब कि 65 मिलियन साल पहले। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जब वो ज़मीन से टकराया था तो डायनासोर्स का सफाया हो गया था। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो तो चलो 65 मिलियन ईयर्स पहले शायद हुआ होगा, लेकिन जो 25 मिलियन हमारे आसपास से रोज़ाना गुजरते हैं वो अर्थ से क्यों नहीं टकरा रहे? साइंटिस्ट के नज़दीक बहुत से केसेस में वो एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मानो कि जैसे कोई ताकत उनको रोक रही हो, या फिर जैसे इंसान की हिफाजत के लिए आसमान पर कोई छत हो। इस बात का साइंसी जवाब तो मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, क्योंकि वो तो आजकल की बातें हैं, अभी भी रिसर्च चल रही है, आगे फिर रिसर्च चलती रहेगी। आज से 1400 साल पहले जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त कुरान पाक में क्या इसके बारे में कहा गया? कुरान पाक के सूरह अल अंबिया में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया और वो आसमान की निशानियों से मुंह मोड़ने वाले हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने आसमान को एक महफूज छत करार दिया। कितनी हैरानी की बात है ना कि 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, और आज की साइंस अब जाके इस चीज को दरियाफ्त कर पाई है। अब साइंस का क्या मानना है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया पे कोई एस्ट्रॉइड नहीं हिट कर पाता, तो उसकी भी वजह जान लेते हैं।
तो जिस साइंस के मुताबिक जब कोई मेट्रॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उसकी एस्टिमेटेड स्पीड ऑलमोस्ट 27,000 से लेकर 90,000 माइल्स पर आवर की होती है। यू कैन इमेजिन कि कितनी ही तेज रफ्तारी के साथ वो आ रहा होता है। तो उसको रोकने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ चीजें, जैसे कि साइंस के मुताबिक सबसे पहली चीज जो उसे रोकती है वो है फ्रिक्शन, यानी कि हवा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हवा की वजह से मेट्रॉइड में फ्रिक्शन पैदा होती है और वो जलने लगता है। तो एक पहली चीज होगी हवा। सेकंड नंबर पे चीज आती है कंप्रेशन, जिसे हम दबाव की ताकत भी कहते हैं। असल में हवा से फ्रिक्शन के बाद जो उसमें आग लगती है उसकी वजह से उसके अंदर एक दबाव पैदा होता है और वो पिघलने लगता है, और यही हवा की फ्रिक्शन कंप्रेशन बन के उसके टुकड़े टुकड़े होने का सबब बनती है। यही वजह है कि जब हम इस तरह का कोई नज़ारा देख रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक फायर बॉल की बजाय एक पूरी लाइन नज़र आती है, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है हमारे खुद के एटमॉस्फेयर की 3 लेयर्स, जिसे हम मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। मेसोस्फेयर का काम ये होता है कि वो इसको प्रॉपर जलाने की कोशिश करता है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से फ्रिक्शन और कंप्रेशन का बिलाब ला के इसे पूरी तरह जलाने की कोशिश करता है। इसके बाद भी अगर कोई मेट्रॉइड्स बच जाता है तो बाकी की 2 लेयर्स इसकी रफ्तार कम करने का सबब बनती हैं। चौथी चीज़ बड़ी मज़ेदार है, इसे कहते हैं सरफेस रेजिस्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेट्रॉइड ज़मीन पर गिर जाता है तो हमारी सरफेस, हमारी अर्थ उसे रेजिस्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड से खला से कोई चीज़ ज़मीन से आके टकराए और हमारी अर्थ उसे रेजिस्ट करे, मतलब उसे एब्जॉर्व कर ले, ये कैसे मुमकिन है? मैं बताता हूँ। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इस दुनिया पे, हमारी इस अर्थ पे रोजाना 48.5 टन मेट्रॉइड्स गिरते हैं। 48.5 टन, आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ही मेजर डिजास्टर होता होगा, और ये गिरते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये बात तो साफ है कि वो किसी एक जगह पे नहीं गिरते होंगे, क्योंकि जो 25 मिलियन हमारे अर्थ के आसपास से गुजर रहे हैं और उनमें से ही कोई शहाब साकिब ज़मीन की तरफ आता है और वो जल के राख हो जाता है, लेकिन उसका फिर भी कुछ हिस्सा बच जाता होगा और वो ज़मीन पे आ जाता है। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे इतने टन मेटेरॉइड्स हमारी अर्थ से टकरा रहे हैं तो हमें नुकसान क्यों नहीं महसूस हो रहा? तो इसका कुछ हद तक जवाब मेरे चौथे पॉइंट सरफेस रेजिस्टेंस में आता है। मिसाल के तौर पे दुनिया का 70% हिस्सा पानी से बना है, यह तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो 70% चांसेस ये है कि मेट्रॉइड जो है वो समंदर में, यानी कि पानी में गिरेगा, और पानी में गिरने की वजह से, उसकी गहराई की वजह से वो जो है एक शॉक एब्जॉर्बिंग सिचुएशन बन जाती है, तो इस वजह से बचत हो जाती है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है उसमें रेगिस्तान और बर्फीले इलाके भी हैं। तो जब कोई पत्थर रेगिस्तान में या बर्फ के इलाके में गिरता है तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब सिचुएशन में आ जाती है। और इसमें एक और एलिमेंट्स हमारे पहाड़ों का भी आ जाता है कि अगर कोई मेट्रॉइड्स, कोई पत्थर पहाड़ से टकराता है तो वो उसके चकनाचूर कर देता है। मतलब कि अगर कोई एस्टेरॉइड किसी बहुत बड़े पहाड़ की चट्टान से टकराए, सारी सी बात है उसके और टुकड़े होंगे और फिर मुख्तलिफ जगहों पे इधर उधर फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो बचत हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हो कि जो बच्ची कुची जगह हमारे पास इस दुनिया में रह गई है, जहाँ पे हम रहते हैं, आपके मेरे घर, हमारे दफातर, हमारे रोड, सड़कें, वहां पे हो जाए ऐसा, तो फिर क्या होगा? एक्चुअली ऐसा हो चुका है। फरवरी 2013 में रशिया के शहर चेलाबिंस्क से कोई चीज टकराई। वो एक बहुत बड़ा मीटियोर था और कमाल की बात यह है कि उसका गिरना कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। मिसाल के तौर पे 15 फरवरी 2013 को रशिया के एक शहर चेलाबिंस्क में एक मेटोर अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। इस मेटोर का हुज्जम तकरीबन 20 से 30 मीटर का था, और उसकी एनर्जी की बात की जाए तो हिरोशिमा पे जो एटॉमिक बम गिरा था उससे भी 20 to 30 टाइम्स ज्यादा इसकी एनर्जी थी। इतनी एनर्जी लाता हुआ मेट्रॉइड जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो ये जलकर छोटा हो गया, लेकिन इसके एक्सप्लोजन से काफी नुकसान हुआ। कीटा भी उस इम्पैक्ट को कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। ये हो क्या रहा है?
बॉम्बिंग हो रही है क्या? सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लोग यहाँ वहां सड़कों पर भाग रहे थे। पहले एक धमाका हुआ, फिर एक और, काफी जोर से। वो एक तरह का चेन रिएक्शन था। मैं उस वक्त काफी डर गया था। लगभग 1500 अफराद जख्मी हुए और कई इमारतों के शीशे टूट गए। ऐसा ही एक वाकया 1908 में साइबेरिया रशिया में भी हुआ था और उस वक्त इस मेट्रॉइड की ताकत ऑलमोस्ट 1000 एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा की थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वो आबादी वाले इलाके से बहुत दूर जाके गिरा था, जिसकी वजह से कोई भी अमवात सामने नहीं आई। फिर इसके अलावा 2019 में एक मेट्रॉइड जो है वो अर्थ के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा था। तो अब से साइंसदानों ने बकायदा इस चीज के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी है। अब तो वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि जमीन की तरफ इतने सालों बाद कोई एक मेट्रॉइड आ सकता है और बहुत हद तक साइंसदान मेट्रॉइड्स की डायरेक्शन चेंज करने या फिर उसको तोड़ देने के काम भी करते हैं। At the crossroads of science fiction and reality, DART is part of our plan to defend planet Earth against potential future impacts. The test to protect the future of our planet takes place today. रिसेंटली 2021 में नासा ने एक कामयाब तजर्बा किया। उन्होंने डार्ट नाम का एक मिशन बनाया, यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आसान लफ्जों में उसमें किया ये गया कि वो एस्ट्रॉयड या मेट्रॉयड जो कि अर्थ से काफी दूर था लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि ये टकरा सकता है, और उस आते हुए एस्ट्रॉयड से नासा ने अपना स्पेसक्राफ्ट टकरा दिया। जिसकी वजह ये बनी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई और वो टूट भी गया, जिसकी वजह से इस मिशन को कामयाब कहा गया। और फ्यूचर के लिए भी नासा ने अब नजर रखी हुई है कि कोई भी मेट्रॉइड्स या एस्ट्रॉइड्स जो अर्थ की तरफ आए जो कि हार्मफुल हो और बहुत बड़े बड़े हो, तो उनको इसी तरह से हैंडल किया जाए। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत के लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, फिर भी चलो छोटी हद तक ही ये मेट्रॉइड्स जो हैं वो जमीन पर क्यों आ जाते हैं? इस बात का इतना प्यारा साइंसी जवाब मैं आपको देने लगा हूं जो शायद आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। साइंस ही के मुताबिक ये मेट्रॉइड्स जो हैं इंसानी जिंदगी के लिए एक अनमोल तोहफा भी है, क्योंकि साइंस ही के मुताबिक वो मेट्रॉइड्स जो खला से लाखों करोड़ों अरबों का सफर करके हमारी दुनिया तक, हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं, वो हमारे लिए मिनरल्स, आयरन्स, केमिकल्स और तो और इस तरह की बहुत सारी मादनियात लेके आते हैं। और कुछ साइंसदानों का ये भी मानना है इस दुनिया में जो पहला बीज आया होगा जिससे इन फसलों में भी एवोल्यूशन आई, वो भी शायद किसी मेट्रॉइड के थ्रू आई होगी। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है दोस्तों, कि अगर ऐसा है तो हमारे इस प्लेनेट ने बाहर की दुनिया से कैसा एक कनेक्शन सा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक मिनट के लिए रुक जाए, जरा ये सोचें कि मैंने अब तक आप लोगों को किस किस थ्योरी से कौन कौन से प्रैक्टिकल बात बताई है। मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड से निकलने वाले मेट्रॉइड्स जो कि अर्थ की जमीन पर आते हैं और वहां पे आके खत्म हो जाते हैं, अर्थ उनको प्रोटेक्ट कर लेती है और जो बचे कुचे हमारी दुनिया में आ जाते हैं वो एक मिनरल्स के तौर पे हमारे काम आते हैं। अब आपके जहनों में एक बहुत ही अहम सवाल आना चाहिए, वो ये कि वो एनर्जी क्या है जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड्स मेटेरॉइड्स में बन जाते हैं और फिर वो जमीन की तरफ या खला की तरफ एक बेनाम डायरेक्शन में चले ले जाते हैं। क्या ये वही एनर्जी और फोर्स तो नहीं जो अल्लाह पाक आग के गोले शैतानों को मारता है? क्या इसका शैतान से कोई लेना देना है? इसका जवाब हमें कुरान पाक में मिलता है। कुरान पाक में सूरह जिन में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा यह है कि और हमने आसमान को टटोला तो हमने इसे सख्त पहरों और शोलों से भरा हुआ पाया और हम उसके ठिकानों यानी कि आसमानों में सुनने के लिए बैठा करते थे। बस जो कोई अब कान धरता है तो वो अपने लिए एक अंगारा ताक लगाए हुए पाता है। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि शैतान जो है वो अल्लाह पाक के राज जानने के लिए आसमानों में फिरता है, और जब वो आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता है वो राज जानने के लिए, तो अल्लाह पाक सजा के तौर पे उसे भगाने के लिए आग के शोले मारता है
बहुत मुमकिन है कि ये एस्ट्रॉइड्स की ही बात हो रही हो, लेकिन इस बात को मजीद समझने के लिए और आपको समझाने के लिए डॉक्टर इसरार साहब और गांधी साहब की ये बात सुननी पड़ेगी। अलबत्ता अब ये वो बात है जो ईमान बिलगैब के हवाले से हमें माननी होगी कि इन सितारों का एक काम ये भी है कि अल्लाह ताला ने इनको गोया के पहरे की जगह बनाया है। हमने हिफाजत की है उनकी हर शैतान रजीम से। जो भी शैतान मरदूद है उसकी तरफ से हिफाजत का ये सारा सामान है कि जो आसमानों में किया गया है। ये पहले जिन्नात पैदा किए गए और वो चूंकि आग से पैदा किए गए थे, तो उनके अंदर पोटेंशियल जो कुव्वत है वो हम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है और उनकी रसाई इस कायनात में बहुत दूर तक है। बस मेरा ये गुमान है, बाकी चीजें तो मैं खासे वसूख से कह रहा हूँ, लेकिन मेरा गुमान ये है कि जो सोलर सिस्टम है तो इसका जो मंबा सरचश्मा है वो सूरज है और मालूम होता है कि इसी की आग से और इसी की लपट से और जिन्नात की तख्लीक हुई है। तो ये जिन्नात सोलर सिस्टम पूरा का पूरा जो है वो जिन्नात के दायरे में दाखिल है। वो इसमें आ जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी रॉकेट की जरूरत नहीं, किसी मशीन की जरूरत नहीं, किसी ज़राए की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी इस्तेदाद उनके अंदर मौजूद है। ये फिर अपनी इस इस्तेदाद से फायदा उठाकर इससे जब मलाइका के जरिए से कुछ अहकाम उतरते हैं आसमान से, अल्लाह ताला की कोई तदबीर है, मलाइका के हवाले किए गए हैं, तो ये फिर उनसे कुछ नई चीजें उचकने की कोशिश करते हैं उसको, और उसके हवाले से वो जिस शख्स को उसने ये खबर दे दी है वो अपनी दुकान चमका सकता है कि देखिए मुझे पहले से मालूम था कि ये हुक्म आने वाला है। तो इस कायनाती हुकूमत के अंदर ये सिलसिला है जिसके लिए कि फिर अल्लाह ताला ने इस सोलर सिस्टम से आगे की जो भी यूनिवर्स है उसमें, ये मेरा गुमान है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह आलम, उसमें इन जिन्नात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इन सितारों के अंदर वो मिसाइल्स नस्ब कर रखे हैं कि जब भी कोई जिन्नात में से उधर आगे ट्रेस पास करने की कोशिश करता है तो उस पर वो मिसाइल फेंका जाता है, जिसको हम शहाब साकिब कहते हैं। कि वो शहाब साकिब जो इस कायनात में कारफरमा कवानीन के तहत टूट रहे हैं, कि कुरैश के यहाँ ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये कुरान है जो असल में जिन्नात नाजिल कर देते हैं। तरह तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, उनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था। उसका जवाब कुरान ने ये दिया है कि ये तो लौह महफूज से आता है, इसको जिब्रील अमीन लेके आते हैं, वो फरिश्तों के जलों में आ रहे होते हैं, और अगर कोई इस तरह का शैतान दरअंदाजी करने की कोशिश करे तो फिर ये शहाब उसका पीछा करते हैं। ये बताया बस। ये बात सच है कि इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारी बातें हो सकती थी, नेक्स्ट किसी एपिसोड में कर लेंगे, लेकिन इस बार इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अल्लाह पाक की वो कुदरत कि जिसने शयातीन को आसमान की बातें सुनने से इनकार किया, हमारे लिए एक लेसन है, और वो ये कि इस पूरी कायनात में कितने राज छुपे हैं। हर कायनात का हर हिस्सा कोई ना कोई एक कहानी है। जैसे हमारे मिनरल्स, हमारे वो मेट्रॉइड्स कैसे अरबों करोड़ों साल से इस खला में और वहां से सफर करके एक छोटा सा पत्थर बन के हमारी दुनिया में आ जाते हैं और हमें उनसे मिनरल्स मिलते हैं। बेशक इसमें भी मेरे रब की हिकमत है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी लाजिम बताइएगा। मैं निकलता हूँ, आपसे मिलके खुशी हुई।